नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपीवाई एकेडमी में। आज के क्लास में हम कक्षा 10 के गोधुली भाग 2 के 5वां अध्याय नागरी लिपि तो इस पाठ के सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर को विस्तार से समझेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है? तो देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता तब आई जब करीब 200 साल पहले इसके देवनागरी लिपि के टाइप बनाए गए। टाइप और मोल्ड जब बना तो इस लिपि में किताबें छपने लगी और इससे क्या हुआ, अक्षरों का आकार और रूप एक जैसा हो गया। तब जाकर देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आई। फिर अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो इस लिपि में मुख्य रूप से हिंदी, नेपाली, मराठी और संस्कृत जैसी भाषाएं लिखी जाती है। इसके अलावा हिंदी की अलग अलग बोलियां भी इसी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, लेखक ने किन किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? तो लेखक के अनुसार देवनागरी लिपि का संबंध भारत की अन्य प्रमुख लिपियां जैसे गुजराती, बांग्ला और तमिल से बताया है। इन लिपियों में कई समानताएं हैं क्योंकि ये सभी ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई है। अगला प्रश्न है, नंदी नागरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है? तो नंदी नागरी दक्षिण भारत में उपयोग की जाने वाली एक लिपि है जिसका प्रयोग प्राचीन समय में पोथियां लिखने के लिए होता था। नंदी नागरी जो है दक्षिण भारत में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की लिपि है और इस लिपि का उपयोग प्राचीन समय में पोथियां लिखने के लिए होता था। इसे विशेष रूप से कोंकण के शिलाहार, देवगिरी के यादव और विजयनगर के शासकों के अभिलेख में देखा गया है। लेखक ने इसका उल्लेख भारतीय लिपियों के विस्तार और विविधता के संदर्भ में किया है, जहां उन्होंने यह बताया है कि नंदी नागरी लिपि दक्षिण भारत में नागरी लिपि के प्रभाव और उपयोग का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं, उनके विवरण दें। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख मुख्य रूप से विंध्य पर्वत के दक्षिणी क्षेत्र, जिसे दक्कन प्रदेश कहते हैं, विंध्य पर्वत के दक्षिणी क्षेत्र जिसे दक्कन प्रदेश कहते हैं, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये लेख प्राचीन अभिलेखों और शिलालेखों के रूप में मिले हैं। इनसे यह प्रमाणित होता है कि नागरी लिपि का प्रयोग उस समय दक्षिण भारत में ही होता था और यह लिपि धीरे धीरे पूरे भारत में फैली। तो यह लिपि उस काल की भाषा और संस्कृति के महत्व को महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? तो नागरी लिपि ईसा की 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच पूरे भारत में व्यापक रूप से प्रचलित थी। उस समय इसे विभिन्न क्षेत्रों में लेखन और संचार के लिए अपनाया गया। किस लिपि को? देवनागरी लिपि को, जिससे यह सार्वदेशिक लिपि बन गई। तो यह लिपि अपनी सरलता और उपयोगिता के कारण पूरे देश में लोकप्रिय थी। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न है, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? तो गुप्त काल की जो ब्राह्मी और सिद्धम लिपि थी उसके मुकाबले
नागरी लिपि की पहचान इसके अक्षरों के ऊपर की सीधी रेखा से होती थी। ब्राह्मी और सिद्धम लिपि में अक्षरों पर मोटी आरी रेखाएं या छोटे तिकोन निशान होते थे, लेकिन नागरी लिपि में हर अक्षर के ऊपर एक सीधी और लंबी रेखा होती है, जो अक्षर की चौड़ाई जितनी लंबी होती है, यही खासियत नागरिक लिपि को अलग बनाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं? तो उत्तर भारत में मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि गुर्जर जो प्रतिहार राजा थे, उनके अभिलेखों में पहल नागरी लिपि के लेख प्राप्त होते हैं। इन शासकों के समय में नागरी लिपि का प्रयोग बढ़ा और इसे विभिन्न शिलालेखों और दस्तावेजों में देखा गया। अगला प्रश्न है, नागरी को देवनागरी क्यों कह सकते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? तो नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहते हैं, इस संबंध में लेखक कुछ मतों का उल्लेख करता है। एक मत के अनुसार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। पहला मत है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत जो नाम था वह देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र को देवनगर कहा जाता होगा और उसी लिपि को देवनागरी का भी कहा गया। दूसरा मत है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहल नागरी लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसे नागरी के नाम से दिया गया। तीसरा मत के अनुसार काशी को देवनागरी माना जाता है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। हालांकि लेखक इस विषय में सटीक प्रमाण के साथ नहीं बता पाते हैं कि यह नाम कैसे अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो गुर्जर प्रतिहार एक प्राचीन राजवंश था जो 8वीं सदी में भारत आया और यह बाहर से भारत में आया और सबसे पहले अवंती प्रदेश, जो आज के समय मध्य प्रदेश और गुजरात में है, में अपना शासन स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने कन्नौज पर भी कब्जा कर लिया। कौन? तो गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहारों में प्रमुख शासक मिहिर भोज और महेंद्रपाल थे, जो बहुत ताकतवर और प्रसिद्ध शासक थे। तो दोस्तों, ये था नागरी लिपि पाठ का सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। आशा है यह वीडियो आपके बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।